जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको जनवरी 2027 बैच एंड फरवरी 2027 बैच के लिए इस फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी एंड चाहे आपको एसएसआर की पोस्ट पर अप्लाई करना हो तो भी आप इस वीडियो को वॉच करके फॉर्म भर सकते हैं एंड चाहे आपको एमआर की पोस्ट पर अप्लाई करना हो तो भी आप इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि दोनों पोस्ट पर अप्लाई कैसे करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी और सभी प्रॉब्लम के हल सहित आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। एमआर की पोस्ट पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं एंड जो एसएसआर की पोस्ट है इस पर 12वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। जो मेन कंडीशन है या फिर मेन एलिजिबिलिटी वो आप अभी जानेंगे एंड अगर आप इस वीडियो को 2-3 मिनट तक वॉच कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर एलिजिबल है तो आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। एंड मैं आपको बता दूं कि जो आपकी नेवी में एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी जो कि अभी भी परमानेंट है, इसमें अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो आप 20 साल की सेवा दे सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं जो कि 12वीं पास ही अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दिए जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। लिंक आप जब ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 550 रुपये फीस पे करनी है। साथ ही गाइज इस फीस पर 18% जीएसटी भी रहेगी, यानी कि 650 रुपये टोटल आपको फी पे करनी होगी जो कि एग्जैक्ट अमाउंट 649 रुपये रहेगा। फॉर्म आप लोग 14 मार्च 2026 से लेकर के 6 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। इसमें यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि अगर आप अग्निवीर जो 01-2027 बैच है इस पर अप्लाई करेंगे तो आपका डीओबी 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए। अगर आप फरवरी 2027 बैच के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका डीओबी 1 मई 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर नीचे जानने को मिलेगा कि इसमें सैलरी किस तरह से मिलती है, फर्स्ट ईयर कितनी मिलेगी, सेकंड ईयर कितनी और थर्ड एंड फोर्थ ईयर कितनी। फिर जानने को मिलेगा कि अग्निवीर एसएसआर पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता जो कि आपको साथ ही कहा है कि आपकी 12वीं जो है फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट, यानी कि 12वीं के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट हो और मैथ सब्जेक्ट हो, साथ ही केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो। यानी कि मैथ फिजिक्स तो कंपलसरी होने ही चाहिए, साथ ही साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा गाइज अगर आप अग्निवीर एमआर पर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो 10वीं है वो आपने 50% के साथ में पास की हो तो आप अग्निवीर एमआर पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट की जानकारी वो जान ली है। सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे। इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एसएसआर और एमआर दोनों का मिल जाएगा। मान लीजिए आपको एसएसआर के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना है तो आपके सामने एसएसआर का नोटिफिकेशन है। इसमें आप पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसमें अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें फीमेल नहीं अप्लाई कर सकते थे बट अब फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया की जानकारी यहाँ पर डबल चेक कर सकते हैं एंड सैलरी किस तरह से मिलेगी वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है अदर वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, कब आपका कॉल लेटर आएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसी प्रकार से अग्निवीर एमआर पर भी आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन 10वीं है जो मैंने अभी आपको बताई भी। एज क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट डेट्स तो यहाँ पर दोनों की सेम ही रखी गई है और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपने दोनों जो पोस्ट हैं उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डबल चेक कर लिया है। इसमें यहाँ पर फिजिकल कंडीशन भी है। फिजिकल कंडीशन क्या है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको गाइज जो आपकी हाइट बोली गई है वो कितनी बोली गई है वो आप यहाँ पर एक बार देख ले क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि इसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर कम से कम और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। वेट यहाँ पर एज पर हाइट रखा गया है। रेस इसमें 1600 मीटर की होगी। मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल को रेस उतनी ही करनी है बट 8 मिनट का समय दिया जाएगा। पुशअप्स भी करने हैं और सिटअप्स भी करने हैं, वो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नाउ गाइज आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है और आपके आधार के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर ये नाम एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप आपका मोबाइल ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे
करेंगे, इन जानकारी को चेक करेंगे, क्योंकि बाद में इन जानकारी को आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसलिए अच्छे से जानकारी को चेक करके रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन लिंक आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया। तो आप आपकी ईमेल चेक कीजिए, उसमें आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर भी वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो भी ओटीपी आपको मिला है आपके नंबर के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिए। और ये ओटीपी डालने के बाद में चलिए मैं आपके सामने इसको डालता हूँ। मुझे ओटीपी मिल चुका है, मैं ये ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद आप एक पासवर्ड भी बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, फिर स्मॉल लेटर कम से कम एक, और फिर साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर और इसके अलावा डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। और पासवर्ड की लेंथ 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में रखनी है। तो जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो यहाँ पर आप डाल दीजिए और उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई भी कर लेना है, यानी कि दोबारा डाल करके आप उसको वेरीफाई कर दें। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डाल दीजिए। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर बोला है कि आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के लिए आपको अपनी जो ईमेल अभी आपने रजिस्टर की है वो डालनी है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया मर्जी से वो यहाँ पर फिल करना है। ये कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको बोला है आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पर वो नंबर डालिए जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है और फिर आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया है। अब आप यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप 3 माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं, मोबाइल, यूजर नेम और आधार। मोबाइल में आप वो नंबर डालिए जो आपने यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर लिंक किया हुआ है या फिर रजिस्टर किया हुआ है। यूजर नेम में जो यूजर नेम आपने बनाया वो डालेंगे और 6 डिजिट का जो पिन है आपका वो डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। और अगर आप आधार के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप आधार नंबर डालेंगे, नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी मिलेगा। जैसे आप ओटीपी डाल देंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करके अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे पहले और उसके बाद में फिर यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे। तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर अपना जो नंबर है वो डालता हूँ और फिर जो मेरा 6 डिजिट का पिन है वो भी मैं डाल देता हूँ। अब आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है। कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी परमिशन दे रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, 10th की और 12th की। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपका यहाँ पर जो डाटा है वो डिजिलॉकर की वेबसाइट से फैच कर ले जाएगा और आप इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पर मेरे सामने एरर आया है, मैं अगेन यहाँ पर लॉगिन करके अब इस प्रोसेस को फॉलो करूँगा। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा आ जाता है तो आपको भी यहाँ पर यही करना है। आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर आपका डाटा फैच हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करेंगे जो कि अभी आपने किया था। तो यहाँ पर गाइज मेरा पहली बार में तो डाटा फैच नहीं हुआ था बट अब हो चुका है। आप देख सकते हैं यूजर कंसेंट सेव सक्सेसफुली और साथ ही आप यहाँ पर अब इसमें डोमिसाइल स्टेट में ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी स्टेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर के अंदर अगेन अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर, तो आपको आधार नंबर के अंदर अपना पूरा नंबर डाल देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर जो आप सेकंड नंबर यूज करते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर डीओबी देखेंगे जो कि आपकी आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैच की गई है। अगर आधार की डीओबी अलग है और आपकी जो रियल डीओबी है वो अलग है तो आप उसको चेंज कर लेंगे। वैसे तो मैं इसमें ओवर एज हो चुका हूँ बट यहाँ पर जब ये फॉर्म भर ही रहा हूँ आपको सिखाने के लिए तो मैं यहाँ पर एक ऐसे ही जो डीओबी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इस फॉर्म को आगे भर करके आपको दिखा सकूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको आपकी जो डेट को यहाँ डीओबी को है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको ये भी बोला है कि अगर आप इसमें अग्निवीर जनवरी 2027 बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डीओबी 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप अग्निवीर फरवरी 2027 बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डीओबी 1 मई 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। एंड अगर आप यहाँ पर स्पेशल एज के अंदर छूट चाहते हैं जो कि मिलती है यहाँ पर जनरल को, सॉरी एनसीसी कैंडिडेट को, फिर स्पॉन्सर कैंडिडेट ए और स्पॉन्सर कैंडिडेट बी। इसमें यहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट क्या है वो आप देख सकते हैं, वार्ड्स ऑफ नवल पर्सनल हु करंटली इन सर्विस और रिटायर्ड इंक्लूडिंग डाइड आफ्टर रिटायरमेंट गेट 6 मंथ रिलैक्सेशन, यानी कि इन कैंडिडेट को 6 मंथ का छूट मिलेगा। स्पॉन्सर कैंडिडेट बी होता है वार्ड्स ऑफ नवल पर्सनल हु डाइड
विस्ट इन सर्विस एंड बैटल कैजुअलिटी कैटेगरी ऑफ स्पॉन्सर कैंडिडेट, इनको यहाँ पर 1 साल की छूट मिलेगी। तो आपको देख लेना है कि अगर आप इनमें आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इनमें नहीं आते, ना एनसीसी कैंडिडेट है, ना स्पॉन्सर कैंडिडेट ए, ना बी, तो आप इसको अनटिक रहने देंगे। अब आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे और उसके बाद में आप आपका यहाँ पर लास्ट नेम डाल देंगे। देन गाइज यहाँ पर आएगा पेरेंट नेम, तो आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर कर देना है। और उसके बाद में आप देखेंगे गार्जियन नेम। गार्जियन नेम के अंदर आप यहाँ पर आपके अभिभावक किसी का नाम दे सकते हैं, चाहे आपकी माताजी हो, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, ताऊ हो, ताया हो, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर जो सेकंड निशान है उस मार्क के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी ऐसा एक ही मार्क मिलता है जो कि परमानेंट मार्क हो, तो आप सेकंड ऑप्शन में आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 के नो मार्क लिख देना। मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फोटोग्राफ के संबंध में आपको यहाँ पर इस नोटिस के अंदर पहले ही बोल दिया गया कि आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए। तो फोटो के बारे में ये कहा है कि आपका पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नोट बिफोर मार्च 26 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके पहले का ही रहना चाहिए। या फिर ये कह लीजिए कि लेटेस्ट फोटो हो, जिस भी डेट में आप फॉर्म को भरे उसी डेट में आपने फोटो को कैप्चर किया होगा। साइज़ 10 से 50 KB के बीच में यहाँ पर बोला है, बट अगर आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आप इस फॉर्म को भरे तो यहाँ पर बोला है कि 100 KB से कम आपका साइज़ रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें गाइज आपको ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है। सेकेंडली आपको यहाँ पर ये कहा है कि आपको एक जो स्लेट है वो अपनी चेस्ट के सामने पकड़नी है और उस स्लेट के ऊपर आपको आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, और किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है वो डेट भी आपको लिखनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का वो आपका फ़ोटो होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरह का फ़ोटो आपका होना चाहिए और उस फोटो को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। वो फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। एंड मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपके पास स्लेट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने चेस्ट के सामने एक किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके एडिट करके एक ब्लैक बॉक्स बना लेना। उस ब्लैक बॉक्स के सामने अपना नाम लिख देना और फिर डीओपी लिखने के बाद में डेट लिख देना जिस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप डोमिसाइल प्रूफ यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 300 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी निवास प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप इसको ओपन करेंगे एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछिए, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर 10वीं हो, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस कंप्लीट है या फिर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कंप्लीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसी प्रकार से 12वीं का पूछा है। अगर आप अभी 12वीं कर रहे हैं तो करंटली परस्यूइंग सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट है तो कंप्लीट, और अगर आप 12वीं पास नहीं किया हो, सिंपल 10वीं हो, तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करने के बाद में देखेंगे ITI क्वालिफिकेशन स्टेटस। तो अगर आपके पास 2 ईयर का ITI कोर्स है तो आप इसमें यस करेंगे। एंड डिप्लोमा क्वालिफिकेशन स्टेटस में बताना कि आपको आपके पास डिप्लोमा है, आपने डिप्लोमा क्वालिफाई किया, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये वो विकल्प है जो कि उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 12वीं नहीं की और 10वीं के बाद में या तो ITI की है 2 ईयर की या फिर डिप्लोमा किया है। बट अगर आपने 12वीं की है तो आप इसमें कंप्लीट सेलेक्ट कर देना। उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा है कि जो आपकी 12वीं है वो आपकी 50% के साथ में पास हो और 12वीं में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर आपके पास ITI है तो आप इस ऑप्शन में यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इन दोनों में नो कर देंगे कि मेरे पास ना तो ITI है नहीं डिप्लोमा है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर देना। फिर पूछा कि क्या आप SSR पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस करने पर पूछा कि आर यू स्पॉन्सर कैंडिडेट, क्या आप एक स्पॉन्सर कैंडिडेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, कोई स्पॉन्सर कैंडिडेट नहीं है, स्पॉन्सर कैंडिडेट की परिभाषा मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ जब आप यहाँ पर एज लिमिट के नीचे ऑप्शन को देखे थे। अब आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको MR की पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो आप इसमें भी यस कर दीजिए। यस करने पर यहाँ पर पूछा कि चूज योर MR ब्रांच प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पर जो MR में ब्रांच होती है 3 तरह की, सेफ, हाइजीनिस्ट और स्टेवर्ड, किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर किसको देनी है और थर्ड नंबर पर किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेफ का मतलब होता है कुक, तो अगर आप कुक है तभी आप इसको प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप कुक नहीं है तो फिर आप यहाँ पर हाइजीनिस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर
पहले तो यहाँ पर इसमें नो प्रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं हाइजीनिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टेवार्ड, और क्योंकि कुक मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर इसमें तीसरे में नो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर क्या आप एक स्पॉन्सर कैंडिडेट है एमआर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पहले में हम कैमरा ऑन कर लेते हैं। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है फोटो अपलोड करते समय या फिर फोटो लेते समय, वो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद में आप अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप एक एक करके अपने 4 फोटो कैप्चर कर लेंगे। पहला फोटो, फिर दूसरा फोटो, उसके बाद में तीसरा, फिर यहाँ पर चौथा। तो अलग अलग एंगल से आप यहाँ पर ये 4 फोटो ले लीजिएगा और उसके बाद में वैलिडेट एंड सेव इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आएगी, जहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस ऊपर की तरफ भरना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका ब्लॉक कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है और फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपने इसमें डिजिलॉकर अकाउंट को कंसेंट दिया था और अगर आपने उसमें 10वीं की मार्कशीट को भी कंसेंट दे दिया था तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने उसमें सिर्फ आधार को ही कंसेंट दिया था तो आप यहाँ पर इसमें अपने नंबर खुद से भर सकते हैं। तो इंग्लिश के पहले तो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देने, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भरेंगे। फिर यहाँ पर लैंग्वेज से मतलब है कि जिस भी आप स्टेट से है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपने वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो यूपी की लैंग्वेज है हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी के अंदर आपको पहले टोटल नंबर डालने हैं और फिर आपको हिंदी में कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर भर देने हैं। आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को भरे और उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है जो कि आपने पढ़ी है 10वीं के अंदर, उसके नंबर ही आपको यहाँ पर इस लैंग्वेज वाले सेक्शन में भरने हैं। फिर सोशल साइंस आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं, कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। साइंस के टोटल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। मैथ के टोटल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर एनी अदर सब्जेक्ट, तो अगर एनी अदर सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन ना होकर के, जैसे कि मेरे पास आर्ट्स था तो मैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के नंबर ना भर के एनी अदर सब्जेक्ट में टोटल नंबर डालूंगा, जो नंबर मुझे आए थे वो यहाँ पर मैं भर दूंगा। इस तरह से आपको भी ऐसे ही भरना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद में बोर्ड कंडक्टेड 10th एग्जाम, तो कौन से बोर्ड के द्वारा आपका 10th का एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो बोर्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, आपका स्कूल कौन सी स्टेट के अंदर था वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कौन सी स्टेट ने आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया था वो आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेट कंडक्टेड 10th एग्जाम, तो आपको वो स्टेट बतानी है जिसने आपका 10th का एग्जाम कंडक्ट किया हो। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, कौन से स्कूल कॉलेज के द्वारा आपका जो 10वीं है वो आपने किया था वो आप यहाँ पर उसका नाम पूरा डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है, तो अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है इसके लिए आपको उसको पीडीएफ में बनाना होगा और गूगल के अंदर आएंगे, सर्च करेंगे इमेज टू पीडीएफ, पहली वेबसाइट आएगी, ये ओपन कर लीजिएगा। सिलेक्ट जेपीजी इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो 10th की मार्कशीट है ओपन कर लीजिएगा, कन्वर्ट टू पीडीएफ कीजिएगा। पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ के रूप में। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से ओपन कर दीजिएगा। फिर आप नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 12वीं की क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर टोटल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। फिर लैंग्वेज वाला वही ऑप्शन है जो कि आपने अगर 12वीं के अंदर भी आपका जो लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो पढ़ा है तो आप यहाँ पर उसके टोटल नंबर डालेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर फिजिक्स के टोटल नंबर कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। केमिस्ट्री अगर आपके पास थी तो कितने नंबर उसमें टोटल थे वो भरिएगा, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर मैथ के नंबर टोटल यहाँ पर डालेंगे, कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। इस तरह से आप भरेंगे। उसके बाद अगर आपके पास बायोलॉजी थी तो आप बायोलॉजी की भर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है उसको छोड़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस था, फिजिकल एजुकेशन था, कोई अन्य सब्जेक्ट था तो उसकी जानकारी आप भर दीजिएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और जैसे कि मैंने भरी है। उसके बाद नीचे की तरफ सेम वे में आप जानकारी भरेंगे जैसे कि आपने 10वीं की भरी। तो सीरियल नंबर आपको देना है 12th की मार्कशीट
मार्कशीट का, फिर आपका जो स्कूल इंस्टीट्यूट है वो कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड था, स्थित था, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा आपने आपका जो 12th का एग्जाम है वो कंडक्ट किया है, वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में कौन से स्कूल के द्वारा आपने की है उसी स्कूल का नाम देंगे। फिर कौन से बोर्ड के द्वारा की है आपने आपकी 12वीं, वो बोर्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल सिलेक्ट की। अब आप सेव 12th मार्क डिटेल्स एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस देंगे, तो आप पहली चॉइस स्टेट की देंगे कि किस स्टेट में आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं, और उसके बाद में उस सिटी को देंगे जिसके अंदर आप एग्जाम सेंटर चाहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेट की चॉइस आप यहाँ पर देंगे, फिर उसकी सिटी की प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद में थर्ड प्रेफरेंस आपको देनी है स्टेट की और फिर उसकी सिटी की। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर टिक कीजिए और उसके बाद सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप बिल डेस्क सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी है, यानी कि एक ही फीस में काम नहीं होगा। तो चलिए मैं बिल डेस्क सिलेक्ट करता हूँ और पे नाउ कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर क्यूआर कोड, यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।